गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं 15 जून के करंट अफेयर के बारे में। ओके, और प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। चलिए हम देखते हैं क्या है मॉर्निंग का थॉट हमारे पास। देखो, काम करना है तो खुश रहकर काम करना चाहिए, क्योंकि जब हम खुश रहकर काम करते हैं तो सफलता भी हमें मिलती है और हमारा उस काम में मन भी लगता है। तो खुशी के साथ काम करते रहिए, इंजॉय करके काम करते रहिए, क्योंकि जब हम खुशी के साथ और इंजॉयमेंट के साथ में अपने काम को करते हैं तो हम नए नए अचीवमेंट को प्राप्त करते रहते हैं और हमें लाइफ में जो कुछ चाहिए वो हमें अचीव होता रहता है। तो आइए इन्हीं विचारधाराओं के साथ में मैं स्टार्ट करती हूँ आज की अपनी क्लास को। फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वैश्विक पवन दिवस के बारे में, यानी ग्लोबल विंड दिवस के बारे में, जो हर साल 15 जून को मनाया जाता है और इस बार भी 15 जून को ये मनाया जा रहा है। पहली बार 2007 में जो 2007 में ये डिसाइड किया गया कि पवन दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाएंगे। 15 जून को हम हर साल ग्लोबली यानी अक्रॉस द वर्ल्ड ये डे सेलिब्रेट करेंगे। ओके, और किसके द्वारा किया जाता है, तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। समझ में आ गया। तो हम 15 जून को क्या मना रहे हैं, ग्लोबल विंड डे मना रहे हैं। क्लियर। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस जो 15 जून को मनाया जाता है। 15 जून को हर साल इसलिए मनाया जाता है कि दुनिया में जो बुजुर्गों के खिलाफ दुर्व्यवहार हो रहा है उसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लोगों को अवेयर किया जाए और लोगों को किस तरीके से बुजुर्गों से व्यवहार करना है, अपने जो ओल्ड सिटीजन है उनके साथ व्यवहार करना है, उसके ऊपर बात की जा सके। ओके, तो हमने बात कर लिया वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे के बारे में, जो हर साल 15 जून को मनाया जाता है। देखिए, जो नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास रश्मिका मंदाना के बारे में है, जिनको एक प्रिंटर कंपनी है जिसका नाम है एप्सन इंडिया, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। रश्मिका मंदाना के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसा कि हम सब ने इनको हिंदी मूवीज में, जो साउथ इंडियन मूवीज है उसमें देखा हुआ है, और ये एप्सन इंडिया के साथ साथ में कई सारे ऐसे ब्रांड हैं जिसकी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुनी गई हैं। क्लियर। तो हमने बात कर ली रश्मिका मंदाना के बारे में, जो ब्रांड एम्बेसडर बनकर आई हैं, किसके लिए, प्रिंटर कंपनी है एप्सन इंडिया की। ओके, देखिए जो नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास वो है मुकेश अंबानी जी की न्यूज है। इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उसको जो है 45th नंबर की जो प्लेस है वो प्राप्त हुई है। किसमें प्राप्त हुई है, तो देखो दुनिया भर की जो कंपनियां हैं उसमें जो फोर्ब्स है उसने एक 2000 कंपनियों के एक इंडेक्स बनाया है। तो जो ये इंडेक्स बनाया गया है 2000 कंपनियों की, जो स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनीज है, उसमें 45th नंबर पर आ गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो मुकेश अंबानी की कंपनी है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो 45th नंबर की का जो प्लेस है वो किसे मिला हुआ है, तो 45th नंबर का प्लेस मिला हुआ है मुकेश अंबानी की कंपनी को, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके, क्लियर है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसको 77th नंबर, एचडीएफसी बैंक को 128th नंबर, आईसीसीआई बैंक को 163 नंबर मिला है और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस को 387th नंबर की रैंकिंग मिली है। ये जो ग्लोबल लिस्ट निकाली गई है फोर्ब्स के द्वारा 2000 कंपनियों की, उसमें। क्लियर। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास वो है चेन्नई से रिलेटेड। ठीक है, तो चेन्नई का कट्टुपल्ली, ठीक है ना, जो चेन्नई का कट्टुपल्ली है वहां पर जो जगह है कट्टुपल्ली, वहां से भारतीय नौसेना का चौथा सर्वे वैसल लार्ज लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है संशोधक। क्या नाम रखा गया है, इस सर्वे वेसल लार्ज का नाम रखा गया है संशोधक, जिसको लॉन्च किया गया है। ये चौथे एडिशन का है। साथ में मैं आपको बता दूं कि चेन्नई के कट्टुपल्ली से इसको लॉन्च किया गया है। क्लियर हो गया। 13 जून को ऐसा करा गया है। स्पेशली जो नौसेना से रिलेटेड है तो निश्चित सी बात है कि जो समुद्री कार्य हैं या जो समुद्र से रिलेटेड जो चीजें हैं उनके ऊपर ये काम करेगा। क्लियर। देखिए ये जो संशोधक है, जो चौथे सर्वे वैसल लार्ज है जिसको लॉन्च किया गया है, ये क्या है, तो एक तरीके से ये नौसेना का युद्धपोत है। क्या है, युद्धपोत है। मतलब इसके माध्यम से युद्ध की प्रक्रिया में जो भारतीय नौसेना है उसको बल मिलेगा
और जो इसमें मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आधुनिक प्रणाली यानी आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है और जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत विजन है उसके तहत इसका निर्माण किया गया है। जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि मेक इन इंडिया के तहत बहुत से ऐसे डिफेंस सिस्टम हैं, बहुत से ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जिनका निर्माण किया जा रहा है। तो उसी के तहत ये जो संशोधक युद्धपोत है इसका भी निर्माण किया गया है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जो विजन है उसके तहत। क्लियर? तो संशोधक क्या है, हमें समझ में आ गया कि संशोधक एक युद्धपोत है जो नौसेना से रिलेट करता है। अगर इसके फिगर के बारे में बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 110 मीटर है, चौड़ाई 16 मीटर है और साथ में ये जो है 3400 टन का विस्थापन कर सकता है। अगर ये चलेगा तो 3400 टन जो पानी है उसकी जगह को ये घेरेगा। क्लियर हो गया? साथ में मैंने आपको बता ही दिया कि ये हाइड्रोग्राफिक उपकरण है, नई तकनीक से लैस है। क्लियर? नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं इसके निर्माण के और प्रक्षेपण समय रेखा के बारे में। तो देखो इसका निर्माण कैसे किया गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 30 अक्टूबर 2018 में ही गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो कोलकाता में है, ठीक है ना, तो उसके द्वारा 4 प्रकार के SBL जहाज का निर्माण कराने के लिए हस्ताक्षर हुआ था, समझौता हुआ था। ठीक है, तो यानी इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने करा है। ये बात हमें क्लियर हो जाना चाहिए। और ये कहां पर कंपनी है, तो ये कोलकाता में कंपनी है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, एक 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इकबाल मसीह पुरस्कार दिया गया है 2023 का। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है, किसे दिया गया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये इकबाल मसीह पुरस्कार है ये बाल श्रम के उन्मूलन करने वालों को यानी बाल श्रम को रोकने वालों को दिया जाता है। तो चेन्नई की एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक वकील हैं जिनका नाम है ललिता नटराजन। क्या नाम है? ललिता नटराजन। तो उन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। साथ ही ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो जो अमेरिका का श्रम विभाग है उसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है। समझ में आ गया? यानी अमेरिका के श्रम विभाग के द्वारा भारत की रहने वाली, भारत की अधिवक्ता हैं, कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं ललिता नटराजन, उनको 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार दिया जाता है। और इकबाल मसीह पुरस्कार स्पेशली उन लोगों को दिया जाता है जो बाल श्रम के उन्मूलन के लिए काम करते हैं, यानी बाल श्रम को रोकने के लिए काम करते हैं। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मैं ललिता नटराजन के बारे में बात करूं तो इन्होंने बहुत सारा काम ऐसा किया है जो बच्चों को बचाता है कारखानों में काम करने से, गैर कानूनी तरीके से उनकी तस्करी करने से, जिस वजह से उनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हमने बात कर ली। अच्छा, साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पॉस्को एक्ट है, पॉस्को एक्ट के द्वारा ये एक ऐसा चाइल्ड लेबर एक्ट है जिसके तहत बच्चों के प्रोटेक्शन के बारे में बात किया जाता है। और अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो उसको पॉक्सो एक्ट के तहत उस व्यक्ति को सजा दी जा सकती है, कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। क्लियर? अब इकबाल मसीह पुरस्कार के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी स्टार्टिंग करी गई थी 2008 में अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा, यानी जो अमेरिकी कांग्रेस है, वहां की संसद है, उसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। स्पेशली अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जो बच्चे हैं उनके जीवन की सुरक्षा के लिए, बाल श्रम के रोकथाम के लिए, और जो किसी को जबरन मजदूरी कराई जा रही है, जबरदस्ती किसी से काम कराया जा रहा है, किसी की तस्करी करी जा रही है, तो उन सब से बचाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, उनके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, ये पुरस्कार किस पे बेस है, तो मैं आपको बता दूं कि ये पाकिस्तानी बच्चा था जिसका नाम था इकबाल मसीह। एक पाकिस्तानी बच्चा था जिसका नाम था इकबाल मसीह। इसने जो है गुलामी की वजह से, मतलब इसको दास बनाया गया था और उसकी वजह से इसको बेच दिया गया था, और बाद में इसको कारखाने में काम कराया गया था और उसके बाद वहीं पर उसकी हत्या कर दी गई थी। तो और कब उसकी हत्या करी गई थी, तो सिर्फ 12 साल की उम्र में 1995 को इसकी हत्या कर दी गई थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इकबाल मसीह जो है पुरस्कार दिया जाता है किसके द्वारा, अमेरिकी जो श्रम विभाग है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसकी मंजूरी कब मिली थी, तो 2008 में मिली थी अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा, यानी कि वहां की संसद के द्वारा। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट जो हम बात करें पॉक्सो एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो पॉक्सो एक्ट 2012 यानी पॉक्सो एक्ट इंडिया में कब लेकर आया गया, तो 2012 में लेकर आया गया। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं
कि पॉक्सो का मतलब है यौन अपराधों में बच्चों का संरक्षण अधिनियम, यानी कि अगर सेक्सुअल कुछ भी ऐसा ऑफेंस होता है जो बच्चों के खिलाफ है तो इसके लिए इस कानून के तहत उस व्यक्ति को सजा दी जाती है। इसको पारित कब किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल इससे जो है अवेयर करने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स इस पे काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि कई सारी संस्थाएं हैं जो इस ऑफेंस के बारे में बताने के लिए, इस एक्चुअल में इस अधिनियम के, इस एक्ट के बारे में बताने के लिए तरह तरीके से लोगों को अवेयर कर रही हैं। तो सबसे पहले जो मैं बात कर रही हूँ वो 2012 में करा गया था। 22 मई को इस अधिनियम को, इस एक्ट को पारित करा गया था भारत की संसद के द्वारा। अच्छा, इसके पीछे का जो रीजन है, सबसे पहले जो रीजन मैंने आपको बता दिया, आप सबके सामने है कि अगर कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस किया जाता है किसी बच्चे के लिए तो इस कानून के तहत उसको, व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। क्लियर? देखिए, अब हम एक बात कर रहे हैं जिसकी, एक उपन्यास है, एक नॉवेल है जिसके बारे में, ठीक है। तो इस नॉवेल का नाम क्या है? तो द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नाटियस सांचो। द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नासियस सांचो के बारे में बात कर रहे हैं। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी गई है पैटर्नस जोसेफ के द्वारा। किसके द्वारा? पैटर्नस जोसेफ के द्वारा। अच्छा, इस बुक को लिखने की वजह से, इस नॉवेल के लिए पैटर्नस जोसेफ को क्रिस्टोफर RSL, क्या RSL, क्रिस्टोफर ब्लैंड प्राइज 2023 से नवाजा गया है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये एक साहित्यिक पुरस्कार है और इस बार इसका 5वां संस्करण है जो दिया गया है किसको? पैटरसन जोसेफ को प्रदान किया गया है। उनका एक उपन्यास है द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नाटियस सांचो के बारे में जो लिखता है। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो सांचो थे वो कौन थे? तो इंग्लैंड के वो व्यक्ति थे जो अश्वेत थे, यानी कि वहां पर काले और गोरे का भेद होता है, तो जो एक अश्वेत व्यक्ति थे जिनके ऊपर ये बुक लिखी गई है ना। और साथ में पैटर्नस डी जोसेफ के बारे में बात करें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लंदन के, इंग्लैंड के लंदन में हुआ है। और इन्होंने, इनकी एक बहुत ही फेमस एक मूवी भी है, उसका नाम क्या था? इन द नेम ऑफ द फादर। इन द नेम ऑफ द फादर एक मूवी भी है जिसकी वजह से काफी ज्यादा चर्चा में आए थे वहां पर। क्लियर हो गया? तो हमने बात कर ली पैटरसन जोसेफ के बारे में। ओके, अब RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ये उपन्यास के फील्ड में एक साहित्यिक पुरस्कार है, ठीक है, जो दिया जाता है स्पेशली 50 या उससे अधिक आयु में अपना पहला काम प्रकाशित किया है उन व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है, आप देख रहे हो कि विशेष रूप से उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने काम का जो प्रकाशन है वो कब किया है? तो 50 की एज में किया है या उससे अधिक की उम्र में किया है। और इसका 5वां संस्करण है जो अभी दिया गया है, ठीक है। और RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार की स्टार्टिंग कब करी गई थी? तो 2018 में करी गई थी। क्लियर? और ये जो क्रिस्टोफर ब्लैंड हैं, उनकी स्मृति में, उनकी याद में दिया जाता था। जो क्रिस्टोफर ब्लैंड कौन थे? तो एक ब्रिटिश राजनेता थे जिनकी याद में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। समझ में आ गया? ओके, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के बारे में, ठीक है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जिसके डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है उत्तम लाल को, यानी उत्तम लाल अब नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर होंगे। अच्छा, और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन क्या है? तो एक जल विद्युत कंपनी है। कैसी कंपनी है? तो एक जल विद्युत कंपनी है। क्लियर? अब NHPC लिमिटेड के बारे में बात करें तो देखो, ये भारत सरकार की पूर्ण रूप से स्वामित्व वाली कंपनी है जो भारत सरकार का ऊर्जा मंत्रालय है उसके तहत काम करती है। और साथ में 1975 में जो है इसको शामिल किया गया था, यानी 1975 में इसको जो है शामिल किया गया था, सार्वजनिक रूप से इसको अपनी कंपनी बनाई गई थी भारत सरकार के द्वारा। और वर्तमान में भारत सरकार की एक मिनी रत्न जो कैटेगरी है उसकी कैटेगरी में आती है ये। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? तो अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये टूर्नामेंट कहां पर हुआ है? तो किर्गिस्तान के बिश्केक में हुआ है। कहां पर हुआ है? तो देखिए, किर्गिस्तान के बिश्केक में ये टूर्नामेंट हुआ है। और इस टूर्नामेंट में
13 जून को ये टूर्नामेंट खत्म हुआ है और इसमें भारत ने एक गोल्ड मेडल जीता, 3 सिल्वर मेडल जीते और 3 जो है कांस्य पदक जीते हैं, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अच्छा, जो अंकुश हैं, अंकुश ने फ्री स्टाइल में जो 55 किलोग्राम का भार वर्ग है उसमें भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने किसे हराकर ये गोल्ड मेडल जीता है? तो ईरान के अमीर रेजा अली तैमूरीजाद थे, जिनको हराकर इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर हो गया? और साथ में मैं आपको बता दूं कि इस पदक तालिका में ईरान जो है फर्स्ट नंबर पे है और भारत का स्थान सेकंड नंबर पे आता है। क्लियर? तो हमने बात कर ली अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप टूर्नामेंट के बारे में। ओके, अब देखो यहाँ पर ये प्रॉपर लिस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस खिलाड़ी ने किस किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पुरस्कार जीता है। पूरी ये लिस्ट है जिसको आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं और साथ में आप हमारे टेलीग्राम के लिंक पर भी जाकर देख सकते हैं। क्लियर? देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड के बारे में। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड है, इसके द्वारा हैदराबाद में स्थित है भारत का भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान। तो इस संस्थान को अति उत्तम की उपाधि दी गई है। और साथ में मैं आपको बताता हूँ कि जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान है, ये भारत के खान मंत्रालय के तहत काम करता है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि ये भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान है, तो नेचुरल सी बात है कि पृथ्वी से रिलेटेड जो साइंस है, भूवैज्ञानिक जो घटनाएं हैं, उससे रिलेटेड ये काम करता है। साथ में इसका जो मुख्यालय है हैदराबाद में आपको देखने को मिलेगा। और इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो इसकी स्थापना करी गई थी 1976 में। कब करी गई थी? तो 1976 में। क्लियर? तो हमने बात कर ली यहाँ पर NABET के बारे में, जिसने GSITI को अति उत्तम की उपाधि दी है। क्लियर? देखो, तेलंगाना के बारे में बात करें तो देखो, जब आप भारत का मैप देखोगे, दक्षिणी पठार को देखोगे, तो दक्षिणी पठार के में आपको तेलंगाना जो स्टेट है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसका निर्माण कब किया गया था? तो आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 को तेलंगाना एक राज्य बनाया गया था। इसकी राजधानी हैदराबाद है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में 2019 में यहाँ पर जिले कितने थे? तो 33 जिले, यानी 33 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर थे। ठीक है, राज्यपाल कौन है? तो तमिलिसाई सुंदरराजन है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। राज्य विधानमंडल द्विसदनीय है और जो राज्य विधान परिषद है उसमें 40 सीटें हैं। विधानसभा में यहाँ से मतलब कुल मिलाकर अगर मैं आपको कहूँ तो जो विधानसभा है उसमें 119 सीटें हमें देखने को मिल जाएंगी। राज्यसभा में यहाँ से 7 सीटें जाती हैं और लोकसभा में यहाँ से 17 सीटें जाती हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि किसी भी स्टेट के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में उससे रिलेटेड कोई भी करंट न्यूज़ होती है तो स्टैटिक जीके में भी हम उस पूरे स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम मिशन। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी भारत का जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है जिसका नाम है सिडबी, उसके द्वारा एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम एक मिशन चलाया जा रहा है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि भारत का जो नीति आयोग है, ठीक है, भारत का इस मिशन में कौन कौन से लोग शामिल हैं, पहले ये देख लो कौन कौन सी संस्थाएं शामिल हैं। तो भारत का नीति आयोग, जो कोरियाई विश्व बैंक है वो, साथ में जो वर्ल्ड बैंक है वो भी, कोरियाई आर्थिक विकास सहयोग कोष के सहयोग से इसको शुरू किया गया है। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक भी है, भारत का नीति आयोग भी है और जो कोरिया वर्ल्ड बैंक है और साथ में कोरियाई आर्थिक विकास सहयोग कोष है, उसके माध्यम से इस मिशन को चलाया गया है। इसमें जो सिडबी है, सिडबी के द्वारा जो हमारे देश के MSMEs हैं यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के जो उद्योग हैं उनको फाइनेंशियली उनकी हेल्प करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हम सबको अच्छे से पता है कि जो भारत की रीढ़ की हड्डी है वो भारत की MSMEs हैं, है ना। यानी भारत का जो सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार का उद्योग है वो भारत की रीढ़ की हड्डी है, भारत की अर्थव्यवस्था की। तो उसको मजबूत करने के लिए नीति आयोग ने ऐसा टाई अप करा है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में MSMEs का समर्थन करेंगे। इस मिशन के तहत जो काम किया जाएगा वो क्या है,
तो जो स्पेशली इलेक्ट्रिक से चलने वाले जो वाहन हैं उस इंडस्ट्री में मदद करी जाएगी, ठीक है, सिडबी के द्वारा। और साथ में ही इस पहल का उद्देश्य ही यही है कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसको पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार बनाया जाए और किस तरीके से उसको मार्केट में लॉन्च किया जाए, क्योंकि हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी बहुत ज़रूरी हो गया है इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करना। तो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों की तादाद को बढ़ाने के लिए ये मिशन चलाया गया है। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात? तो हमने बात कर ली यहाँ पर किसके बारे में, इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस एंड लेंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम के बारे में। जैसा कि नाम से ही इसके मिशन के बारे में हमें समझ में आता है। क्लियर? देखिए यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस एंड लेंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम के बारे में, इस मिशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस मिशन के तहत मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 50,000 जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उस पर काम किया जाएगा। तो जो ये व्हीकल हैं इसकी खरीद के बारे में काम किया जाएगा, धन उपलब्ध कराया जाएगा, कंपनियों की मदद करी जाएगी, है ना, और इसको मार्केट में उतारने की बात की गई है। साथ में इस जो ये लक्ष्य है, ये जो एम है, इसको पाने के लिए अरिस्टो सिक्योरिटीज और मुफिन ग्रीन फाइनेंस की जो कंपनी है उसके साथ में टाई अप किया गया है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? और जो ये इलेक्ट्रिक वाहन है ये 5,000 दो पहिया और 3 पहिया के इलेक्ट्रिक वाहन को सड़कों पर पेश करने की बात की गई है। यानी जो ये इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे ना, ये तो 5,000 की जो संख्या है वो कितनी होगी, तो 2 पहिया की होगी और 3 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है जो सड़कों पर उतारने की बात कही जा रही है। ठीक है, अब हम सिडबी के बारे में पढ़ लेते हैं। सिडबी यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्पेशली भारत का जो वित्त मंत्रालय है यानी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके तहत काम करता है। इसका मुख्यालय हमें लखनऊ में देखने को मिल जाएगा। स्पेशली ये इसका जो फोकस है वो किस पर है, तो भारत के जो एमएसएमईज हैं यानी जो सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के जो फाइनेंस कंपनी है उसके ऊपर ये बेस्ड होकर काम करता है। स्पेशली उन कंपनियों को लाइसेंसिंग देना और उनके काम की देखरेख करना, ठीक है, तो ये सारा काम इसके द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना करी गई थी 1990 में 2 अप्रैल को। कब करा गया था? 1990 में 2 अप्रैल को इसकी स्थापना करी गई थी, है ना। और शुरुआत में जो हमारा आईडीबीआई बैंक है, जो हमारा आईडीबीआई बैंक है उसके स्वामित्व में उसकी सहायक कंपनी के रूप में काम करती थी, लेकिन 27 मार्च 2000 को आईडीबीआई से ये अलग कर दी गई, है ना। 27 मार्च 2000 को ये आईडीबीआई बैंक से अलग कर दी गई और उसके बाद ये बन गई सिडबी। क्लियर है, समझ गए? इस सेशन में इतना ही। फिर कल मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ, नई खबर के साथ में और नए करंट अफेयर के साथ में, नए जोश के साथ में। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं बाहर हूँ, इस वजह से वीडियो टाइम टू टाइम आपको नहीं मिल पा रही है, बट आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी। मेरी डेली कोशिश है कि जो कुछ भी करंट में है वो सारी न्यूज़ मैं आपके सामने लेकर आऊँ। बाकी अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो टेलीग्राम के लिंक पर शेयर कर दिया जाता है, वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।